नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक युद्ध, जो लगभग 20 सालों तक ये युद्ध चलेगा और ये दो देशों के बीच, दो कंपनियों के बीच चलते रहेगा, जिससे आप लोग ठीक है भली भांति परिचित हैं। ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेज सब है, और दूसरी यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ अर्थात यहाँ पे फ्रांस के लोग हैं। अब यहाँ पे कर्नाटक युद्ध को समझने के लिए पूरा एक हम लोग बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड के रूप में इसको कवर करेंगे कि आखिर इसका कौन कौन सा यहाँ पे कारण था, और उसके तत्पश्चात इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान ठीक है हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश वासियों को और फ्रांसीसियों को भारतीय राजाओं के मामलों में यहाँ पे हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में यह हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भारतीय शासकों की जो अयोग्यता सिद्ध हो गई, भारतीय सैनिकों की अक्षमता यहाँ पे सिद्ध हो गई, और यहीं से अब यूरोप वासियों का धीरे धीरे मनोबल बढ़ने लग जाएगा और फाइनली उसका जो परिणाम आपको आगे चल के, चाहे वो प्लासी युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, उसमें आपको दिखाई यहाँ पे देगा ही देगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम लोग ठीक है एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के स्तर पे देखते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए आपको रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे आते जाएगा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी की सारी PDF इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा रही है। कोई क्यूरी है तो व्हाट्सएप करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी आप लोग ज़रूर करते रहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग बैकग्राउंड के रूप में यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पूरा ब्रिटेन का जो क्षेत्र है, उस समय जो ब्रिटेन का अगर उपनिवेश की हम लोग बात करें तो जब से देखिए पुनर्जागरण का काल यहाँ पे शुरू हो चुका था 16वीं शताब्दी के आसपास से, उसके ठीक है पहले अगर देखा जाए तो लगभग 1498 के आसपास ठीक है यहाँ पर इधर भारत की खोज हो गई। उसके पहले 1492 के आसपास इधर अमेरिका की खोज है। तो हुआ क्या कि इन खोजों के बाद आप देखेंगे तो तेज़ी से ब्रिटेन जो है अपना उपनिवेश बनाने लगा, इन अमेरिकी वाले क्षेत्रों में अपना उपनिवेश बना लिया। इसके बाद से भारत में आने में तो बहुत यहाँ पे लेट लगा, लेकिन भारत में भी यहाँ पे उपनिवेश यहाँ पे बनाया जाने लगा ब्रिटेन के द्वारा। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि उपनिवेश बनाने में भले ही स्पेन के द्वारा अमेरिका की खोज की गई, पुर्तगालियों के द्वारा भारत की यहाँ पे अगर खोज की जा रही है, लेकिन जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो सबको नहीं मिला। स्पेन वासी सब इधर लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में रह जाएगा। पुर्तगाली लोग आपको पता है कि इधर ब्राज़ील के क्षेत्रों में ठीक है, अर्थात ये लोग जो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में रह जाएगा, और जो डच लोग हैं इधर वो चला जाएगा सब दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में रह जाएगा। अब यहाँ पे जो अगला जो ठीक है यूरोपीय कंपनी आएगा, फ्रांसीसी सब आएगा। अब फ्रांसीसी लोग भी पीछे नहीं रहेगा, और अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ बस्ती बसाएगा वहाँ वहाँ फ्रांसीसियों की भी ठीक है बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका में खासकर कनाडा के तरफ फ्रांसीसी बस्ती बसना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से भारत में भी आप ठीक है पिछले क्लास में आप देख चुके हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में भी जगह जगह, चाहे वो सूरत में हो, चाहे वो पौंडीचेरी में हो, चाहे बंगाल में हो, यहाँ पे व्यापारिक बस्ती यहाँ पे बसाई गई, और किस तरीके से कहीं न कहीं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर यहाँ पे टकराव भी होता रहता था। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी का जो काल है उस समय पूरा का पूरा देखिए व्यापार का काल है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों का काल है। हर देश, हर यूरोपीय देश एक गला काट प्रतियोगिता से गुजर रहा है, अर्थात जियो और जीने दो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने व्यापारिक मुनाफे पे यहाँ पे बल देना ही देना है, और यही तो कारण है यहाँ पे कि भारत में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, इधर अमेरिका के क्षेत्रों पे जब प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, दोनों ही जगह देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी यहाँ भी टकराएगा सब। अमेरिका में भी देखेंगे तो अंग्रेज और फ्रांसीसी सब यहाँ भी टकराएगा। और ये जो यूरोप का जो क्षेत्र देख रहे हैं उस समय बिल्कुल अशांत क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि यूरोप उस समय कई सारी परिवर्तनों से गुजर रहा था। जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी जो आप जान ही चुके हैं यहाँ पे ठीक है पुनर्जागरण का काल यहाँ पे चल रहा था। पुनर्जागरण के काल के बाद से वहाँ पे प्रबोधन का काल यहाँ पे चल रहा था। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन उस
यूरोप के समाज में हमें दिखाई दे रहा था, और उसका जो तेज़ी से अगर वो क्रियान्वित कर रहा था अगर कोई देश, तो वो देश था यहाँ पे ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन पुनर्जागरण से उसको बहुत अधिक लाभ हुआ, प्रबोधन काल से उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। इसके अलावा धार्मिक सुधार आंदोलन, संसद की शक्ति वहाँ पे बढ़ गई गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से। देखिए क्या हो रहा है, हर मामले में अगर उस समय देखा जाए तो ब्रिटेन बाकी यूरोपीय देशों से यहाँ पे बिल्कुल ठीक है अलग है, और काफ़ी एक्टिव देश उस समय वो बन चुका था, जगह जगह उपनिवेश यहाँ पे बना चुका था। फ्रांसीसियों का ठीक है बहुत अच्छा स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि उस समय फ्रांस में राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था मौजूद थी। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय आएगा एक शासक आएगा, लुई 15 आएगा। लुई 13 और 14 तो काफ़ी योग्य शासक होता है, लेकिन लुई 50 के सामने से ठीक है जब ये शासक आएगा तो कुछ परिस्थितियाँ धीरे धीरे यहाँ पे बदलने लग जाएगी। अब फ्रांस की जो स्थिति है पहले जैसी नहीं रह जाएगी, और धीरे फ्रांस यहाँ पे डाउन होने लगेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कि शासक की शक्ति यहाँ पे कम होने लगेगी, और धीरे सामंतों की भी शक्ति कम हो जाएगी, पादरियों की भी शक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाएगी, और यहाँ पे एक मध्य वर्ग का पूरी तरीके से उदय हो जाएगा। और यही मध्य वर्ग क्या करेगा, व्यापार करेगा। लेकिन ये जो व्यापार हो रहा है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उस व्यापार पे पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लुई 14 का जो वित्त मंत्री था कोलबर्ट, उसी की ठीक है मदद से भारत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अर्थात शासक का अभी भी उस कंपनी पे कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रिटेन की कंपनी आ रही है तो वहाँ पे शासक का कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे तो देखिए ब्रिटेन की कंपनियों की एक अधिकार मिला हुआ है चार्टर के माध्यम से, और पूरी की पूरी वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, बहुत सारे निजी लोगों का वहाँ पे शेयर लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये शासकों के यहाँ पे अधीन है। अब इसी क्रम में देखेंगे तो भारत में मैंने अभी बताया, और यहाँ अमेरिका के क्षेत्रों की तरफ, और यहाँ पे यूरोप में 3 जगह अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो इस कर्नाटक युद्ध को आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है इस कर्नाटक युद्ध में। देखिए पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ है आप देख पा रहे हैं लगभग ठीक है 1746 से 1748 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके हुआ है। मैं सब समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोग निफिक्र रहिए। अभी थोड़ा सा आप चीज़ों को देखते चलिए। परिणाम के रूप में क्या हुआ था, यहाँ पे ओक्सला सेपले की यहाँ पे संधि हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा 1749 से 1754 के बीच। यहाँ पे क्या होगा तो हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके यहीं पे दोनों लोग हस्तक्षेप करेगा, ब्रिटेन वाला और फ्रांस वाला। और यहाँ पे देखेंगे तो पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से इसकी समाप्ति होगी। तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा, इसका कारण होगा सप्तवर्षीय युद्ध होगा जो अटलांटिक ओशियन में वहाँ पे लड़ा जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक लड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये फाइनली होगा पेरिस की संधि के माध्यम से इसका अंत होगा। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ठीक है, एक एक विशेषताओं को हम लोग ठीक है बारी बारी से बिल्कुल ही ठीक है डिटेल्स एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, और 3 कर्नाटक युद्ध में जो भी ये सिनारियो है घटनाक्रम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 20 सालों तक युद्ध ठीक है चला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिससे कि ठीक है इस तरह की घटनाओं को यहाँ पे चर्चा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे औरंगजेब का बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो आधुनिक काल तक आते आते अर्थात 1707 के बाद से आते आते औरंगजेब का जो टाइम पीरियड तो चूँकि उस समय तक यहाँ पे रहा नहीं है। 1707 में पता है कि आपको औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और मुग़ल एम्पायर अब यहीं से धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में यहाँ पे जाने लगता है। देखिए 1705 तक ये हाल है, इतना बड़ा एम्पायर है। और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस बंगाल के क्षेत्रों की तरफ अगर फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, या फिर चाहे डच है, तो कहीं न कहीं वो औरंगजेब के क्षेत्रों में ये लोग बिल्कुल यहाँ पे व्यापार कर रहा है। मसूलीपट्टनम की बात करें या फिर हम लोग पौंडीचेरी की बात करें ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ यही सिचुएशन है कि पूरा पूरा क्षेत्र किसका था, ये था औरंगजेब का। तो इतना बड़ा क्षेत्र में देखिए औरंगजेब जब तक था कंट्रोल बनाए रखा था, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात अब वो स्थिति नहीं रह जाती है। धीरे धीरे ये मुग़ल एम्पायर टूटने लगता है, और ये 1750 तक तो देखिए मुग़ल एम्पायर बिल्कुल यहाँ पे खंडहर बन चुका है ठीक है। बहुत सारा क्षेत्र इसमें अलग हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे बंगाल है,
बंगाल अवध का क्षेत्र है, इधर कर्नाटक का क्षेत्र है, उत्तरी सरकार निजाम का है, मैसूर है, मराठा है, सिंध है, पंजाब है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे मुगलों के टूटने के बाद यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक युद्ध की, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहीं पे है, ध्यान रखिएगा, मद्रास में, ठीक है, मद्रास के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे अंग्रेज सब बैठा हुआ है, और नीचे मद्रास के जस्ट नीचे यहीं पे सब बैठा हुआ है, पौंडीचेरी पे फ्रांसीसी लोग बैठा हुआ है। अब दोनों की यहाँ पे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से चल रही है। बस कोई एक, इस सबको समझ रहे हैं ना, एक कारण चाहिए जिससे कि ये लोग एक दूसरे पे, ठीक है, झड़प उठे, और एक कारण उस सबको मिल जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसको बोला जा रहा है 1746 से 1748 तक। इसके पहले आप जान चुके हैं पिछले क्लास में कि 1741 में क्या किया गया है, तो पौंडीचेरी का एक योग्य गवर्नर को बना दिया गया, डुप्ले को यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है यहाँ पे, तो देखिए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेके। अब ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा, उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था, हैब्सबर्ग साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ पे समस्या क्या है, आई देखिए, कारण वहाँ है, यूरोप में कारण है, और भारत में किस तरीके से वो कारण यहाँ पे कैसे प्रभावित करता है उसको आपको समझना है। तो उस समय ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र था, देखिए हैब्सबर्ग साम्राज्य यही पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, और उस समय शासक था यहाँ का चार्ल्स सिक्स था। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स सिक्स। हुआ क्या कि चार्ल्स सिक्स का कोई पुत्र तो था नहीं, और जब उसका कोई पुत्र नहीं था, एक इसकी पुत्री थी मारिया थेरेसा, बेचारा मरते मरते वक्त क्या किया, तो अपनी पुत्री को क्या किया, राजगद्दी सौंप दिया। बहुत बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था उस समय। अब सोचिए, एक पुत्री को उस, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में अगर देखेंगे तो वहाँ का समाज, ठीक है, उस समय भी बिल्कुल यहाँ पे भारत जैसी स्थिति थी कि वहाँ पे महिलाओं को बहुत अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जाता था। जैसे ही मारिया थेरेसा, उसकी पुत्री, हैब्सबर्ग साम्राज्य की गद्दी संभाली, बहुत सारे, ठीक है, व्यापारिक लाभ लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो पूरे यूरोप के लोग यहाँ पे टूट पड़ते हैं। और इसमें दो लोग होते हैं, आप पहले से नाम जानते हैं, एक फ्रांसीसी लोग हैं और दूसरा यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं। अब देखिए मारिया थेरेसा को कितने लोग हटाना चाहता है, सब जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चाहेगा कि मारिया थेरेसा बनी रहे। जिसको इंटरेस्ट नहीं है मारिया थेरेसा पे, वो चाहेगा कि भाई ये हट जाए, उसकी जगह दूसरा कोई, ठीक है, राजगद्दी संभाले। अब ये कहानी लंबी चौड़ी है, लेकिन निष्कर्ष इतना ही है कि मारिया थेरेसा को लेके, ठीक है, उत्तराधिकार को लेके बेचारी लगभग 6 सालों तक, 1740 से लेके 46, ठीक है, 47, 48 तक, ठीक है, इसको वहाँ से निर्वासित भी कर दिया जाता है, भगाया भी जाता है। लेकिन फाइनली बस इतना समझिए कि एक संधि होगा 1748 में, एक्सला-सैपले की संधि होगा, और इस संधि के माध्यम से मारियो को पुनः यहाँ पे शासक बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उस समय का जो भी सांकेतिक जो इमेज है आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ रहा है, तो आपको समझना है कि इसमें, ठीक है, पूरी तरीके से देखिए अंग्रेज सभी शामिल था, और पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भी यहाँ पे शामिल था। यहीं से ही सबकी दुश्मनी शुरू हो जाती है, और उसका कारण एक ही है, व्यापारिक गतिविधियों के लेके कि भाई हम अपना शासक बनाएंगे, वो बोल रहा है कि नहीं भाई शासक यहीं रहेगी। यही समस्या का कारण बनता है, मनमुटाव शुरू हो जाएगा। अब देखिए यूरोप में अगर कोई चीज़ का अगर मनमुटाव हो रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी शक्तियाँ, भाई स्टेबलाइज तो वहीं है, ब्रिटेन वहीं है, फ्रांस वहीं है, तो उसका इफेक्ट जहाँ जहाँ व्यापारिक बस्तियाँ उस सबका बसा हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो कनाडा हो गया, चाहे वो भारत हो गया, उनके संबंधों में स्वाभाविक है कि परिवर्तन पड़ता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। देखिए वर्तमान में ही आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि अगर बहुत बड़ा कोई, ठीक है, खानदान है जिसको आप फैमिली बोलते हैं, ठीक है, तो किसी भी एक पर्सन को अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो स्वाभाविक है कि बाकी लोगों के लिए वो, ठीक, अच्छा नहीं हो सकता है। बाकी लोग भी उससे कहीं न कहीं यहाँ पे नाराज़ होंगे कि भाई तुमने हमारे व्यक्ति को छेड़ा। ठीक वही हाल है, यूरोप में कुछ हो रहा है, अमेरिका में परिवर्तन आ रहा है, भारत में परिवर्तन आ रहा है। अमेरिका में कुछ हो रहा है उन बस्तियों के बीच, फ्रांसीसी बस्तियों के बीच और ब्रिटेन की बस्तियों के बीच, तो उसका प्रभाव यूरोप में देखने को मिल रहा है, भारत में देखने के लिए मिल रहा है। अर्थात 3 जगह का जो क्षेत्र है बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, और कारण एक ही है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापार को लेके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में
उस समय यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो मद्रास में, यही जो मद्रास का जो क्षेत्र था, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे अंग्रेजों की बस्ती यहाँ पे बसी हुई थी, सब किला भी सब, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को अंग्रेजों को पढ़ाते वक्त कि किला भी बनाया हुआ था। और वहाँ का उस समय जो गवर्नर था निकोलस मोर्स था, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, पौंडीचेरी में जस्ट नीचे था। रिजवी की संधि के माध्यम से पौंडीचेरी तो पुनः फ्रांसीसियों को वापस यहाँ पे मिल गई थी। और मैंने बताया कि उस समय गवर्नर बन के आ गया था 1741 में चंद्रनगर से डुप्ले को गवर्नर बना के, ठीक है, भेज दिया गया, पौंडीचेरी पे भेज दिया गया। अब यहाँ पौंडीचेरी पे आया, सब किला भी बनवाया, सब अपना किला बनवाने के साथ साथ, ठीक है, जो एक व्यापारिक केंद्र था फ्रांसीसियों ने यहाँ पे सबको यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया। अब देखिए, अब अब जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न था लगभग 1700, ठीक है, देखा जाए 46 से लेकर 48 तक जो लंबा, ठीक है, जो टाइम पीरियड जो खींच रहा है 2 सालों का, यूरोप में मनमुटाव हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच। लेकिन यही है कि यहाँ पे जो गवर्नर होता है डुप्ले समझ रहा है कि कहीं न कहीं देखिए अंग्रेज लोग, देखा जाए तो व्यापारिक बस्तियाँ भी अधिक है, वहाँ पे निजी कंपनियाँ अधिक है, नौसेना जो शक्ति है ब्रिटिश वासियों की, ब्रिटेन के लोगों की, वो शुरू से बहुत अधिक है। उनकी भौगोलिक स्थिति देखिए, वो सबका बिल्कुल इस टाइप का एरिया है, कहीं से कोई स्थल मार्ग जुड़ाव नहीं है। वो सबका पूरा का पूरा जो इलाका है तटवर्ती है, तटों में वो सब नौसेना ही लगा के रखेगा। तो शुरू से उस सबका एक सक्षम जो जहाज, सक्षम जो नौसेना था, पूरी तरीके से मौजूद था। और फ्रांसीसियों के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं था, और बिल्कुल ये तटवर्ती इलाका है। डुप्ले को पता है कि अगर यहाँ पे अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो निसंदेह ब्रिटिशों के द्वारा हमारी पराजय यहाँ पे निश्चित है। लेकिन चूंकि अब जो माहौल बना हुआ है, जो गर्मा गर्म जो माहौल बना हुआ है यूरोप में, अब उसका प्रभाव तो यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहीं पे देखेंगे आप, तो जो गवर्नर जो होता है निकोलस मोर्स, अंग्रेजी गवर्नर होता है मद्रास का, उसको सहायता करने के लिए कमांडर के रूप में बर्नेट को यहाँ पे भेज दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, बर्नेट को यहाँ पे ब्रिटेन से यहाँ पे भेज दिया जाएगा कि जाओ और मोर्स की मद्रास में जाके सहायता करो, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक टकराव की स्थिति मौजूद थी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। चल पड़ाओ, ठीक है, जहाज़ों का बखेड़ा, मतलब जखेड़ा लेके आ गया यहाँ पे। अब इसका जो, ठीक है, कह सकते हैं कि जो मैसेज है यहाँ पे, पौंडीचेरी का जो गवर्नर था उस समय, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मिल गया। डुप्ले को लगा कि भाई ये तो भाई सब हमें हरा ही देगा। डुप्ले चला गया, अनवरुद्दीन के पास चला गया, क्योंकि उस समय ध्यान रखिएगा ये जो मद्रास का जो क्षेत्र था, पौंडीचेरी का जो क्षेत्र था, इस कर्नाटक के क्षेत्रों के अधीन आता था। अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है, मैप दिखाया हुआ था, कर्नाटक बिल्कुल, ठीक है, इस टाइप का उस समय मैप था कर्नाटक का, ठीक है। तो यहाँ का शासक कौन था? अनवरुद्दीन था। अब डुप्ले को लगा कि भाई इसके क्षेत्रों में अगर हम कोई युद्ध की गतिविधियां कर रहे हैं तो हमारा तो हारना तय है, लेकिन अगर ये पहले ही युद्ध को रोक दे तो फिर, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे नौबत नहीं आएगी। डुप्ले चला गया अनवरुद्दीन से मिलने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चला गया अनवरुद्दीन से मिलने, सारी स्थितियों को बताया कि देखिए युद्ध की संभावना बन रही है, आपके क्षेत्र में युद्ध होगा, बेमौत यहाँ पे, ठीक है, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, व्यापारिक गतिविधियां भी यहाँ पूरी तरीके से डैमेज होगी। अनवरुद्दीन को समझ में आ गया और इसने एक फरमान जारी कर दिया कि हमारे क्षेत्र में युद्ध बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल फरमान जारी कर दिया, ठीक है, अंग्रेज़ों के पास, फ्रांसीसियों के पास किसी भी प्रकार का कोई युद्ध यहाँ पे नहीं होगा। तब तक यही है, आपको समझना है कि अब वो अंग्रेज़ सब तैयारी करके ही आ रहा है, और बर्नेट आया, नौसेना पूरा टुकड़ी लेकर आ रहा है, जहाज़ों का जखेड़ा लेकर आ रहा है, और इसने क्या किया, आते ही फ्रांस की जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, फ्रांस की जहाज़ पे कब्जा कर लिया। अब डुप्ले, ध्यान रखिए, यहाँ का गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, डायरेक्ट, ठीक है, लगेगा कि कितना कमज़ोर गवर्नर है, कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहा है। और यही समस्या के कारण बना डुप्ले, चूँकि देखिए शुरू से आप, ठीक है, पिछले क्लास में इसका लाइव बताया हुआ था कि काफ़ी अच्छे कसे, ठीक है, घराने से था, काफ़ी अमीर व्यक्ति था और काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, व्यापार के लिए किसी हद तक जा सकता था। अब डुप्ले को लगा कि भाई हमारे जहाज़ को लूटा गया है। डुप्ले की नज़र पूरी तरीके से पड़ गई मद्रास पे, कि मद्रास पे हर हाल में हमको, ठीक है,
कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन डुप्ले अकेले नहीं कर सकता था। उसने लेटर भेजा, ध्यान रखिएगा, लेटर भेजा मॉरिशस के गवर्नर के पास। उस समय उस गवर्नर का नाम था, ठीक है, लार्बोदेन था, ठीक है। अलग अलग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ठीक है, जो बुक में दिया गया उसका नाम दिया है लार्बोदेन दिया हुआ है। आ गया लार्बोदेन इसकी सहायता के लिए, ठीक है, क्योंकि मॉरिशस में फ्रांसीसियों का शुरू से ही आना जाना वहाँ पे लगा रहता था। अब यहाँ पे मॉरिशस का गवर्नर लार्बोदेन और डुप्ले ने एक प्लान बनाया, और इस प्लान के तहत, ध्यान रखिएगा, इस प्लान के तहत ये सब क्या किया, तो मद्रास पे सीधे अटैक कर दिया। यही है डुप्ले, देखिए इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। पहले भरसक इसने, ठीक है, युद्ध को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब इसके जहाज़ों को कंट्रोल किया, इसके एवज में दोनों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब चूंकि फ्रांसीसी लोग हैं यहाँ पे, स्थल सेना तो फ्रांसीसियों की मजबूत थी, उस समय गोला बारूद, ठीक है, तोप वगैरह का विकास हो चुका था पूरी तरीके से, तो फ्रांसीसियों के पास अच्छी खासी मात्रा में मौजूद थी। और जाके सोचिए, मद्रास पे, ध्यान रखिएगा, इस मद्रास पे फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया और मॉरिशस का कब्जा हो गया, अर्थात लार्बोदेन का कब्जा हो गया। सोचिए कितना बड़ा, ठीक है, सफलता मिल गया डुप्ले को। लेकिन अब यही हुआ कि लार्बोदेन को अंग्रेज लोग समझ रहा था कि अगर अंग्रेजों, ठीक है, मैंने अगर इसको क्या बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट का अगर इसको लालच दिया जाए लार्बोदेन को, तो निसंदेह ये मद्रास को छोड़ के चला जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही, ध्यान दीजिए, हुआ भी ऐसे ही। अंग्रेजों ने इसको, ठीक है, बहुत सारा धन राशि का लालच दिया लार्बोदेन को, और बेचारे लालच में आ गया और इसने डुप्ले को धोखा दे दिया, पैसा ले लिया और निकल गया कहाँ पे, वापस, ठीक है, मॉरिशस चला गया। बेचारा डुप्ले अकेले फंस गया और मद्रास पुनः, देखिए, अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। अब आपको समझना है, पुनः मद्रास अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, लेकिन डुप्ले तो इतना से मानने वाला था नहीं। अब डुप्ले को ही था, देखिए, महत्वाकांक्षी व्यक्ति का क्या है कि भाई अब हर हाल में वो हारना नहीं चाहेगा, और ख़ासकर जब उसका इतना अच्छा बैकग्राउंड हो तो। और ऊपर से जो फ्रांस का जो वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, वहाँ का जो शासक था लुई 15, पूरी तरीके से देख रहे हैं ना, मैंने उसका जो ध्यान था दिखावा पे कि एकदम, भले होता है ना, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, कुछ यही हाल था लुई 50 का, वहाँ से भी दबाव था। अब डुप्ले को हर हाल में मद्रास चाहिए था। चला गया अनवरुद्दीन के पास, पुनः जाएगा डुप्ले और बोलेगा कि देखिए हम मद्रास पे कंट्रोल करने जा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मत कीजिए। अनवरुद्दीन बोलेगा कैसे कर लोगे भाई, अंग्रेज लोग देखो। बोला कि चिंता मत कीजिए, ठीक है, तोप वगैरह हम, ठीक है, तोप वगैरह से, ठीक है, पूरी तरीके से हम अटैक करेंगे, आपको बिल्कुल शांत रहना है। अनवरुद्दीन बोलेगा ठीक, इतना तो हम समझ गए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो डुप्ले ने बोला देखिए, मद्रास पे सिर्फ और सिर्फ हम कंट्रोल करना चाहते हैं, माने अंग्रेजों को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर मद्रास, ठीक है, मैं जीत लेता हूँ तो उस मद्रास को पुनः आपको सौंप दूंगा, अर्थात तुम्हारा भाई अनवरुद्दीन, तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। अनवरुद्दीन को लगा भाई बहुत अच्छा डील है, परमिशन मिल गया, डुप्ले जाएगा, ठीक है, तोप वगैरह, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार तोप का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फ्रांसीसी जो तोप था उसमें काफ़ी एक्टिव था, और गया और, ठीक है, ये सब फिर पुनः क्या किया, मद्रास पे यहाँ पे कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, पुनः डुप्ले के द्वारा अकेले मद्रास पे यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब अनवरुद्दीन का खुशी का ठिकाना नहीं है कि भाई अब तो मद्रास ले लिया, अब हमें सौंपेगा सौंपेगा सौंपेगा, लेकिन डुप्ले तो भाई था महत्वाकांक्षी आदमी। यहाँ मिलते ही डुप्ले यहीं पे मद्रास पे, ठीक है, कंट्रोल करके बैठ गया। अब अनवरुद्दीन से रहा नहीं गया, अपने पुत्र को भेजा एक विशाल फौज को लेके कि जाके थोड़ा सा डुप्ले को डराओ और उसको अपना वादा याद दिलाओ। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे जाएगा उसका पुत्र महमूद खां, ठीक है, सॉरी, महफूज खां जाएगा, और ठीक है, इस अधमरा नदी के पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस अधमरा नदी के पास यहाँ पे अड़यार की भयंकर लड़ाई होगी, ठीक है, सेंट थोमे की लड़ाई भी इसको बोला जाता है, 1746 में होगा। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज, और यहाँ पे दूसरा तरफ यहाँ पे अनवरुद्दीन का जो पुत्र था महमूद खां था, अर्थात फ्रांस और कर्नाटक के बीच यहाँ पे युद्ध होगा। और इस युद्ध में बुरी तरीके से अनवरुद्दीन इतनी विशाल सेना को लेके वो हार जाएगा। अब सोचिए, इतनी विशाल सेना को लेकर हार जाएगा, और इधर डुप्ले, ठीक है, युद्ध जीत लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उसका, ठीक है, वैल्यू तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। देखिए बेचारा अनवरुद्दीन हार गया,
हारने से क्या हुआ कि डुप्ले का मनोबल और अधिक बढ़ गया कि भाई ये तो अयोग्य शासक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर इसके क्षेत्रों पे आगे चल के कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो फिर स्थिति तो और मेरी अच्छी हो जाएगी। इसी क्रम में अनवरुद्दीन डुप्ले का अर्थात फ्रांसीसियों का दुश्मन बन जाएगा और अनवरुद्दीन जाके अंग्रेज़ों की गोदी में जाकर बैठ जाएगा, अर्थात अब अंग्रेज़ों का सपोर्ट, ठीक है, अनवरुद्दीन को यहाँ पे मिलने लगेगा। लेकिन तभी तक 1748 तक आते आते यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मैरिया जो थेरेसा थी उसको 1748 में पुनः एक्सप्लास सैप्ले के माध्यम से, ध्यान रखिएगा इस संधि के माध्यम से, उसको हैब्सबर्ग साम्राज्य का, ऑस्ट्रिया साम्राज्य का गद्दी मिल जाता है। अब उसमें जो संधि हुआ उसके कुछ छोटे छोटे और भी पार्ट हैं, जैसे कि इसमें कहा गया कि पुनः जो मद्रास जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पे दे दिया जाएगा। डुप्ले को बात मानना पड़ा क्योंकि ये संधि फ्रांस कर रहा है। अब यहाँ पे डुप्ले के द्वारा, ठीक है, इस मद्रास के क्षेत्र को पुनः अंग्रेज़ों को दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों को, ठीक है, कुछ नहीं देना पड़ा, अंग्रेज़ों को भी देना पड़ेगा। अब अंग्रेज लोग क्या देगा, तो अपना एक बस्ती देगा लुइसबर्ग जो अमेरिका में है, वो बस्ती यहाँ पे लोग फ्रांसीसियों को दे देगा। कुल मिला के टिट फॉर टैट हो गया, देख पा रहे हैं, जैसा का यहाँ पे तैसा हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा, बस यहाँ से आप एक निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिणाम के रूप में, कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को कोई लाभ यहाँ पे नहीं हुआ, बस एक दूसरे के लोग मारे गए, संसाधनों की, ठीक है, क्षति हुई। लेकिन उसका जो दूरगामी प्रभाव पड़ा कि भारतीय शासकों की कमजोरी पूर्णतः उजागर हो गई। भाई नाम मात्र का ये सब शासक है, नवाब सब इधर बैठा हुआ है, ना कोई, ठीक है, आधुनिकरण सेना है, ना कोई आधुनिकरण के रूप में कोई, ठीक है, अच्छा अच्छा बंदूक कह ले, अच्छा अच्छा तोप कह ले, ऐसा कुछ था ही नहीं, बस भीड़ ही भीड़ था। कोई भी, ठीक है, आधुनिकता के नाम पे कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहीं से लग गया, फ्रांसीसियों को लग गया, खासकर डुप्ले को लग गया कि भाई अब तो भाई भारत में अगर हमें रहना है तो सिर्फ व्यापार से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, बल्कि भारत की राजनीतिक गतिविधियों पे अगर पार्टिसिपेट किया जाए तो और अधिक से अधिक यहाँ पे मुनाफा कमाया जा सकता है। और नौसेना का महत्व यहाँ पे काफ़ी अधिक बढ़ गया, क्योंकि अब देखेंगे तो जनरली जो बंगाल की खाड़ी है, आप इसको प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जनरली अब क्या होगा, तो एक तरफ मद्रास रहेगा और एक तरफ इधर बंगाल का एरिया होगा। इसी एरिया में मूवमेंट अच्छा खासा होगा और यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए जहाज़ बहुत क्या था, ज़रूरी था, क्योंकि उस समय स्थल मार्ग, ठीक है, से बहुत कम ही लोग आता जाता था, सब व्यापारियों के लिए था, ठीक है। और ये सब तो पूरी तरीके से देख रहे, नौसेना का पूरा जखेड़ा है, सब लिया हुआ है, तो नौसेना का महत्व पूरी तरीके से बढ़ गया। डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। अब यहीं से देखेंगे तो अनवरुद्दीन डुप्ले का यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से दुश्मन बन जाएगा। अब डुप्ले को लगेगा कि भाई कोई न कोई हमको अनवरुद्दीन के खिलाफ कोई न कोई एक प्यादा चाहिए ही चाहिए, और उसी समय मिल जाएगा, देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में खासकर उसको लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अब डुप्ले किसको सपोर्ट करेगा अनवरुद्दीन के खिलाफ, और अगला जो मसला उपड़ेगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा, जो ऊपर जो हैदराबाद का क्षेत्र है वहाँ का उत्तराधिकार को लेकर भाई मामला छिड़ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज और फ्रांसीसी पुनः एक दूसरे के सामने यहाँ पे आएगा, एक दूसरे से यहाँ पे टकराएगा। लेकिन अब जो टकराने का जो कारण था, बल्कि वो यूरोपीय कारण नहीं था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में वो कारण होगा, भारतीय शासक होंगे, उत्तराधिकार का मामला होगा, और फिर से द्वितीय कर्नाटक यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब उस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पूरी तरीके से, ठीक है, डुप्ले बेचारा हार जाएगा, पराजित हो जाएगा, उसको वापस बुला लिया जाएगा, फ्रांस के शासक के द्वारा चला जाएगा, और उसकी जगह, ठीक है, लाली आएगा, जो बहुत अधिक योग्य गवर्नर नहीं होता है, और उसी के समय शुरू हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन में, अमेरिका वाले क्षेत्रों में हो जाएगा। अब उस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ेगा, अर्थात हर हाल में अब एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक जगह तो लोग बिल्कुल नहीं रह सकता है, भारत में कोई एक ही रहेगा। और फाइनली तृतीय कर्नाटक युद्ध के माध्यम से पूरी तरीके से, ठीक है, फ्रांसीसियों का सुपड़ा यहाँ पे साफ हो जाएगा। बिल्कुल वो सब रहेगा पौंडीचेरी के क्षेत्रों में, लेकिन नाम मात्र, कोई उस सब का एक्टिविटी नहीं रहेगा अंग्रेजों के सामने। तो द्वितीय और तृतीय हम लोग कल देखेंगे, उसमें भी बहुत सारी, ठीक है, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। खासकर जो युद्ध होता है ना, आप रटने बैठेंगे कभी नहीं आपको रटाएगा।
अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, कहीं भी आप बिल्कुल फ्री रहिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लेक्चर, ठीक है, लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। एंड वंस अगेन, जय हिंद।